बताओ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं। जी अच्छा, ये वैक्सीन किसको लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए? जी रिकमेंडेड शेड्यूल क्या होता है वैक्सीनेशन का? ये वैक्सीन कितनी कामगार हैं, कितनी ज़्यादा एफिकेसियस हैं, तो वो वैक्सीन को दूसरी किसी वैक्सीन के साथ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या जो भी वैक्सीन के साथ हो उसको दे सकते हैं। बिल्कुल दे ये सकते वैक्सीन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? बताओ मेरे को, कितनी सेफ हैं ये एचपीवी वैक्सीन हैं? जिनकी जी। इम्यूनिटी कम होती है, एचआईवी होता है, तो उसमें ये वैक्सीन दे सकते हैं, लगाना चाहिए। जी। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको ये वैक्सीन लगा सकते बिल्कुल। हैं। अगर किसी फीमेल को एचपीवी इन्फेक्शन हो गया, जी वो एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव है, हाँ तो जी। भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। कौन से पेशेंट्स में या कौन से कैटेगरी ऑफ फीमेल्स में ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? क्या लड़कों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए? अच्छा, किसी ने वैक्सीन ले ली, फुल डोज ले लिया, फिर भी उसको पेप्समियर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए? यस अगर किसी को वैक्सीनेटेड है उसके बाद भी उसको एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है। एचपीवी वैक्सीन से व्यंधत्व निसंतानता हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वैक्सीन का कैसा होता है, कितनी देर में? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में एक फीमेल की मृत्यु हो चुकी होगी? क्या आप ये भी जानते हैं कि हर साल लगभग 1.25 लाख फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होता है, कैंसर ऑफ सर्विक्स, और लगभग 80,000 फीमेल्स की हर साल मौत होती है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है, लगभग सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है। ज़रूरत है थोड़ी जागरूकता की, हर एक फीमेल को कॉन्शियस होने की। एवरी कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल इफ़ इट इज़ डायग्नोज अर्ली। और ये जो मुहावरा है वो सर्वाइकल कैंसर के केस के बारे में बहुत ज़्यादा बैठता है। अगर हम जल्दी से डायग्नोज कर लें और उसको प्रिवेंट कर लें तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। जनवरी कैंसर अवेयरनेस मंथ है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और इसके बारे में मैं और डॉक्टर सपना सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सपना, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इजीली प्रिवेंटेबल है, अर्ली डायग्नोजेबल है और इसका ट्रीटमेंट है हमारे पास। कैंसर के बारे में अभी वैक्सीन्स आ गई हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। बच्चेदानी के मुख को सर्विक्स बोला जाता है। जैसे स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का माउथ है। तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कैंसर सर्विक्स कहा जाता है और औरतों में देखने वाला ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, और वर्ल्ड में ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 99% केसेस में सर्वाइकल कैंसर होने का कारण होता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। और उसमें भी उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेन 16 और 18 टाइप से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर हम लोग एचपीवी वैक्सीन लगा दें फीमेल को तो कैंसर होने के चांसेस लगभग 99% नहीं होते। अच्छा, ये कैंसर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको कैंसर होने से पहले डायग्नोज कर सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें। और फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होने से पहले अगर कोई फीमेल को हम लोग ये वैक्सीन लगा दें तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन पिछले कुछ सालों में अवेलेबल हुई हैं। Right. कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? जी। कौन सी वैक्सीन अवेलेबल आपने है? जो बोला है कि फीमेल में अगर हम फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले ये लगा दें तो खास तौर से ये जो यंग फीमेल्स है, हमारी यंग एडोलेसेंट गर्ल्स है, 9 to 14 की जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा अभी हम आजकल चर्चा कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन का। क्योंकि 15 साल के पहले अगर ये वैक्सीनेशन लिया जाता है तो उसमें केवल 2 ही डोज का वैक्सीनेशन होता है और आइडियली हम लोगों को ये फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले लगाना चाहिए। तो ये इस पॉइंट के साथ मैं आपका क्वेश्चन लूँगी। अभी कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं? सबसे पहले ये एचपीवी क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये एक सवाल हमको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कैंसर है जो वायरस से हो रहा है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, और भी दूसरे कारण हैं लेकिन वायरस उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। उसकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो हम अब डिस्कशन कर रहे हैं इस समय। और ये जो वायरस होता है इसके कई तरह की स्ट्रेन्स होती हैं,
सब टाइप्स होते हैं जो हम समझते हैं और इनको हम एक नंबर से जानते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे 50 से 60 टाइप के और भी ज़्यादा स्ट्रेन्स होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर करते हैं उसमें है HPV 6, देन 16, 18, 11, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन में हमारे पास बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट। अब ये जो शब्द है इनको मैं समझाना चाहूँगी। बाईवेलेंट मतलब जो वायरस के 2 तरह के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अवेलेबल है, क्वाड्रीवेलेंट जो वायरस के 4 तरह के सब टाइप्स के अगेंस्ट अवेलेबल है और नोनावेलेंट मतलब जो 9 टाइप्स के अगेंस्ट अवेलेबल है। एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन सब टाइप्स या वेरिएंट्स जिससे कैंसर होने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये वैक्सीन किसको लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए? जी, अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट इसको शामिल करने वाली है। दूसरी चीज़ है यंग फीमेल्स, मतलब हमने जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, और अभी हम यंग एडोलेसेंट फीमेल्स की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो अगर 15 साल के पहले हम देते हैं तो हमको 2 ही डोज देना पड़ते हैं, लेकिन अगर 15 साल के बाद दे रहे हैं तो देर आर 3 डोजेस, 0, 2 एंड 6। इसके अलावा 26 ईयर्स की एज तक दिया जा सकता है। फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें ऐसा बोला जाता है कि अप टू 45 ईयर्स तक हम दे सकते हैं, लेकिन उनको हमको चूज करना पड़ेगा। रिकमेंडेड शेड्यूल क्या होता है वैक्सीनेशन का? 2 वैक्सीन के बीच में कितना गैप रखना चाहिए? 0-2 जैसे हमने बोला कि अगर 3 डोज वैक्सीन शेड्यूल है तो पहला डोज जब हमने लगाया है उसके 2 महीने के बाद हम सेकंड डोज लगाते हैं और फिर हम उसके 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज लगाते हैं। अब ये जो इंटरवल है ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर हमको 15 साल के पहले हम लगाते हैं तो तब हमारे 2 ही डोज होते हैं, 0 एंड 6। HPV वैक्सीन का इम्यून रिस्पांस बॉडी में अलग होता है, HPV इन्फेक्शन का अलग होता है। HPV इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे केसेस में बॉडी इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है और बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दुनिया में लगभग हर एक ह्यूमन बीइंग को उसकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी HPV इन्फेक्शन होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माने उसका कुछ सिम्टम्स नहीं आता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉडी इन्फेक्शन को क्लियर भी कर देती है। हालांकि 16 और 18 टाइप्स के ऐसे HPV इन्फेक्शन हैं जिनको बॉडी क्लियर नहीं कर पाती और वो बॉडी में रह के CA सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स करते हैं। तो दोनों में इम्यून रेस्पॉन्स में इन्फेक्शन का और वैक्सीन का क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा बताएं। जी, जो इन्फेक्शन है, अभी हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि ये बहुत ही इजीली प्रिवेंटेबल और अर्ली डायग्नोसिस इसका पॉसिबल है स्क्रीनिंग प्रोग्राम और स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। तो जो इन्फेक्शन है, HPV वैक्सीन, HPV वायरस तो हम सबको ही इन्फेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स है जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कॉजिंग है, उस पर हमको विशेष हम वैक्सीन की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक बार इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे बॉडी में कैंसर होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। 8 से 10 साल का हमारे पास लेटेंट पीरियड होता है या इंक्यूबेशन पीरियड हम उसको बात कर सकते हैं, और ये काफ़ी लंबा पीरियड है जिसके समय हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम से ये चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन जो होती है, अगर हमने जैसे यंग फीमेल्स को 20 ईयर्स या 15 साल की कम लड़कियों को अगर हम वैक्सीन देते हैं तो हम जब ये वायरस जब वैक्सीन हम देते हैं तो उससे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बॉडी में क्रिएट होता है और जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है बॉडी में, जिससे वो अगर उनको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको वो फाइट कर पाएंगे। और हमने ये मोस्ट कॉमन वायरस की वैक्सीन बनाई है जिससे कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। ये वैक्सीन कितनी कामगार हैं, कितनी ज़्यादा एफिकेसियस हैं? 80 to 85% ये सेंसिटिविटी इसकी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर ये दिया गया है तो फिर ये 90 to 95% तक इनकी एफिकेसी है। क्या ये जैसे अलग अलग कंपनीज़ के अभी मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वीडियो में हम लोग कंपनीज़ का नाम नहीं लेंगे, अगर सपोज़ किसी ने एक कंपनी की पहली डोज़ की वैक्सीन ली और बाद में अगर दूसरी डोज़ आए उसके पास, तो वो दूसरी कंपनी की दूसरी डोज़ की वैक्सीन ले सकता है? नहीं, जैसे हमने बात करी थी बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट, तो अलग अलग कंपनी के वैक्सीन में अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स है। एक में 2 है तो किसी में 4 है और किसी में 9 है। इसलिए एक बार आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा है तो प्रिफरेबली आप एक ही ब्रांड की कंपनी फॉलो करें। हालांकि आप दूसरा ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स में, बट प्रिफरेबली सेम ब्रांड हो। ये बताओ मेरे को कि ये HPV वैक्सीन्स को जो गवर्नमेंट अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाने वाली है, हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है,
तो वो वैक्सीन को दूसरी किसी वैक्सीन के साथ इन्फ्लुएंजा, पोलियो या जो भी वैक्सीन के साथ हो उसको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, उसके साथ हम वैक्सीन को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जो साइट ऑफ वैक्सीनेशन है, जिस जगह पे हम वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने वाले हैं, वो हमको अलग अलग रखना चाहिए। ये वैक्सीन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? नॉर्मल 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, ये जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। 2 to 8 डिग्रीज में फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज के दरवाजे में 2 to 8 डिग्रीज में रखना है। ये सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट लोग है। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो अगर आपने 2 डोज एक साथ लिया है, तो आपके पास अगर सेकंड डोज है तो वो आपको अपने घर में अगर स्टोर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। और वो जब घर से डॉक्टर के पास या सिस्टर के पास लगवाने के लिए आते हैं तो भी आइस Yes. पैक में लेके आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, अच्छा, ये बताओ मेरे को कितनी सेफ हैं ये HPV वैक्सीन्स? दे आर टोटली सेफ। थोड़ा बहुत देखिए, कोई भी वैक्सीन से हेडेक, डिजीनेस, कभी कभी थोड़ा सा पेन, खास तौर से साइट ऑफ इंजेक्शन पे, वो थोड़ा बहुत रहता है 24 आवर्स के लिए, अदरवाइज दे आर टोटली सेफ। ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते। थोड़े बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स तो हर एक वैक्सीन के होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कंपेयर टू साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनकी जी। इम्यूनिटी कम होती है, HIV होता है, तो उसमें ये वैक्सीन दे सकते हैं, लगाना चाहिए? जी जी, एक्चुअली वैक्सीन का एक और इंडिकेशन हम जो बात कर रहे हैं उसमें यही है कि है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को फर्दर इन्फेक्शंस ना हो, लेकिन उनका इम्यूनिटी स्टेटस उस समय कैसा है, वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाएगा कि नहीं, वो डॉक्टर की सलाह के साथ उनको लगाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगा सकते हैं? प्रेगनेंसी में थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लगा सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लगाया हुआ है तो प्रेगनेंसी आप 3 to 4 मंथ्स के बाद ही प्लान करिए। अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको ये वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, लगा सकते हैं, बट वो डॉक्टर की सलाह के साथ होना चाहिए। उस समय महिला का ओवरऑल फीमेल का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसा है, और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस उनको है कि नहीं, वो सब असेस करना पड़ेगा। अगर किसी फीमेल को HPV इन्फेक्शन हो गया, जी, वो HPV इन्फेक्शन पॉजिटिव है, हाँ तो जी। भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि HPV स्ट्रेन्स हमने बात करी वीडियो की शुरुआत में कि बहुत सारे टाइप्स के हैं, और हम जो वैक्सीन लाए हैं वो स्पेसिफिकली वही स्ट्रेन्स के लिए लाए हैं जो कैंसर कॉजिंग है। इसलिए ये वैक्सीन हमारे स्पेसिफिक कार्सिनोजेनिक वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देंगे, और अगर उनमें पॉजिटिव है तो भी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म तो होता ही है कि इन्फेक्शन को बॉडी से क्लियर आउट करने का, 1 years 2 years जो भी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, बट ये एडेड ऑन प्रोटेक्शन हमको मिलेगा वैक्सीन से। ये बताओ मेरे को, कौन से पेशेंट्स में या कौन से कैटेगरी ऑफ फीमेल्स में ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? कोई भी बहुत ही एल्डर है, लाइक 45 years प्लस है, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी इम्यूनिटी बराबर नहीं है, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। आप क्या बोलेंगे? सिवियरली इल पेशेंट हो उसमें नहीं लगाते, प्रेगनेंसी में नहीं लगाते जी। और अगर ये वैक्सीन के कंपोनेंट से किसी को एलर्जी है, एनाफाइलेक्सिस की Correct. पास हिस्ट्री है, तो वो पेशेंट्स में हम लोग नहीं लगाते। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर वो क्लिनिकली हेल्दी है तो उसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एड्स पेशेंट्स वगैरह हैं कोई, तो हम लोग और लगाने का सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, तो ये वैक्सीन एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन देगी। क्या लड़कों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए? और हमारा UIP प्रोग्राम में ये वैक्सीन का प्रावधान है कि लड़कों को भी देंगे, हालांकि उनको सेकंड प्रायोरिटी पे देंगे। जी जी, क्यों लगानी चाहिए? अगर बिल्कुल, लगानी ये चाहिए तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या लड़कों को, बॉयज़ को ये वैक्सीन, HPV वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। यस, उनको भी लेना चाहिए, हालांकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। सबसे पहली बात तो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इतनी कॉमन नहीं है, लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम लड़कों को देते, प्रायोरिटी भी हम लड़कियों को दे रहे हैं, लेकिन अगर बॉयज़ को देते हैं तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर लड़के प्रोटेक्टेड होंगे तो उनसे भी गर्ल्स में नहीं होगा, और गर्ल्स अगर प्रोटेक्टेड है तो उनसे बॉयज़ में नहीं होगा। इसलिए लड़कों को देना चाहिए 15 साल से पहले फिर से 2 डोजेस, और 15 ईयर्स के बाद 3 डोजेस। चूँकि ये कैंसर मेनली HPV इन्फेक्शन से होता है और HPV मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए अगर पहले से बॉयज़ को, मेल्स को ये वैक्सीन लगा रखी है तो उनसे फीमेल्स को HPV इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए बॉयज़ को भी ये वैक्सीन लगानी चाहिए। और आजकल जो लेटेस्ट वैक्सीन हैं मार्केट में वो जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन हैं, वो कोई भी जेंडर को आप वो वैक्सीन जी, मैं लगा यहाँ पे सकते एक हैं। पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि लड़कों को लगाना चाहिए, तो उसमें क्या है कि हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, कैंसर सर्विक्स का ये मोस्ट कॉमन कॉज है HPV, बट क्या होता है कि HPV
वायरस से और भी कैंसर्स होते हैं, जैसे ओरल कैंसर है, एनल कैंसर्स है, वार्ड्स हैं, तो इस तरह से लड़कों को भी उसकी प्रोटेक्शन मिलती है। HPV से होने वाले कोई भी कैंसर, ओरल, जेनाइटल, लंग कैंसर या कोई भी कैंसर प्रिवेंट कर सकती है ये वैक्सीन। अच्छा, किसी ने वैक्सीन ले ली, फुल डोज ले लिया, फिर भी उसको पैप स्मीयर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए? यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैप स्मीयर टेस्ट कैंसर सर्विस का स्क्रीनिंग टेस्ट है। वैक्सीन हम HPV वायरस की प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए और अर्ली पॉइंट आउट करने के लिए हमको पैप स्मीयर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। पैप स्मीयर का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को वैक्सीनेटेड है उसके बाद भी उसको HPV इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उनकी जो HPV टेस्टिंग में वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने, क्योंकि हमने बताया कि HPV अगर पॉजिटिव भी है तो भी वो बॉडी से क्लियर आउट हो सकता है, बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म से, लेकिन हमने जो कार्सिनोजेनिक कॉजिंग वायरसेस के अगेंस्ट हमने उनको वैक्सीनेट कर रखा है। और अगर पैप स्मीयर में HPV पॉजिटिव है तो फिर हमको उनका पैप स्मीयर मोर फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ सबको समझनी जरूरी है। वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करती। VPD एक टर्मिनोलॉजी है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ को करता है, वैक्सीन हमेशा डिजीज़ प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करती। कोई भी प्रकार की वैक्सीन लेगी उसका इन्फेक्शन तो होगा, पर इन्फेक्शन के बाद के जो सिक्वेले होंगे और वो जो डिजीज़ करेगा वो प्रिवेंट करती है। इसलिए HPV वैक्सीन HPV इन्फेक्शन के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेगी, HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी। ये चीज़ हम लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स की माताओं में ये अवधारणा होती है कि HPV वैक्सीन से व्यंधत्व तो निसंतानता हो जाती है, क्या कहेंगे? ये टोटली फॉल्स है और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये कुछ मिस है जो महिलाओं में, फीमेल्स में है, और अपने डॉक्टर को प्लीज़ डिस्कस करिए। अच्छा, ये बताओ कि अगर किसी ने एक डोज लेके छोड़ दिया, भूल गया, कोई कारण से नहीं ले पाए, तो क्या करना चाहिए? एक डोज लेके अगर छोड़ दिया है तो प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए अगर वो टोटली उनका टाइम शेड्यूल निकल गया है तो उनको फिर से फुल डोज लेना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एक डोज लेने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी जो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस होना चाहिए वो 2 डोज और 3 डोजेस के बराबर ही होता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड एक बार दोबारा कोर्स अगर रिपीट करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस मामले में अपने गायनेक डॉक्टर को बात करके फिर ही आगे आप काम करें। अच्छा, ये बताओ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वैक्सीन का कैसा होता है? कितनी देर में इफेक्ट आती है, प्रोटेक्शन आना स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? जी, जैसे हमने ये 2 वैक्सीन के बीच में हमने जो इंटरवल की बात करी है, तो वो प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पांस डेवलप हो। और हम बार बार बात करें कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, तो अगर 15 साल के अंदर ही अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा एक टाइम पीरियड होता है 4 to 5 ईयर्स का, जब बच्चे एडल्ट हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें उस टाइम में उनका इम्यूनोजेनिक रिस्पांस बॉडी में आ जाता है। तो ये हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन की बात की। कैरी होम मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फीमेल को वैक्सीन लगानी चाहिए। आइडियल एज है 9 से 12 के बीच में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रेफरेबली अराउंड मेंसेस, आइडियली बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो गई है फिर भी वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होता है। फीमेल को ऑलरेडी HPV इन्फेक्शन हो गया है फिर भी वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होता है, क्योंकि HPV इन्फेक्शन शायद एक टाइप का हो, 2 टाइप का हो, बाकी के टाइप्स को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन काम की आती है। फीमेल अगर 45 ईयर्स तक भी आप लगा सकते हैं अपने गायनेक को बात करके, लेकिन शेड्यूल में आपको 25 ईयर्स तक ही बोलते हैं। मेल्स को लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 27 से 45 साल के बीच की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में मिलता ही है। और ये HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी, खाली HPV इन्फेक्शन के होने वाले कारण से कैंसर सर्विक्स जो होता है उसको प्रिवेंट करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। कैंसर सर्विक्स प्रिवेंट करने का एक दूसरा तरीका जो होता है उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, पेप स्मीयर, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।
हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है जनवरी में। कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करने के दो मेन चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में, एक है वैक्सीन और दूसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, साल में कितनी बार करना चाहिए, स्क्रीनिंग के फ़ायदे क्या हैं, स्क्रीनिंग के नुकसान क्या है और स्क्रीनिंग करने से हमको कैसे कैंसर को प्रिवेंट किया जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सपना कैसे हो? बहुत अच्छी। पैप्समियर क्या होता है? जी जी, पैप्समियर टेस्ट जैसे आपने बात करी अभी स्क्रीनिंग की, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिससे हम उसको समझते हैं, उसको स्क्रीन करता है। अब पैप्समियर टेस्ट में क्या होता है कि ये हम पहले अगर स्ट्रक्चर से समझे तो ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का मुंह है। तो बच्चेदानी का जो मुंह है वहाँ के हम सेल्स को स्टडी करते हैं पैप्समियर टेस्ट से। अच्छा, कैंसर सर्विक्स जो होता है, भगवान ने इस हिसाब से एक अच्छी चीज़ बनाई है कि उसको बॉडी में होने में लगभग 15 से 20 साल लगते हैं। उसका प्री मेलिग्नेंट फेस लगभग 10 से 12 साल का होता है। अगर हम लोग प्री कैंसरस प्री मेलिग्नेंट स्टेज में उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें तो बॉडी में कैंसर होने से हम लोग रोक सकते हैं, और यही चीज़ हम लोग स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसलिए कैंसर सर्विक्स का डीएच स्क्रीनिंग पैप्समियर बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, किनको पैप्समियर करवाना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि किनको पैप्समियर कराना चाहिए। कोई भी फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है और मोस्टली 21 ईयर्स के बाद हम बात करते हैं तो उनको रेगुलर पैप्समियर कराते रहना चाहिए। ऐसा कुछ शेड्यूल है कि कितने कितने सालों में करवाना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए? एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि 21 से 30 साल के बीच में हम लोग 21 से 21 टू 30 ईयर्स के बीच में हम लोग एवरी 3 ईयर्स उसको करवाते हैं। और अगर एक बार रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है या नेगेटिव है इंट्रा एपिथेलियल लीजन के लिए तो एवरी 3 ईयर्स हम उसको करवाते हैं। प्लस अभी HPV वायरस जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर सर्विक्स है। अगर उसके साथ हम HPV टेस्टिंग भी करवाते हैं और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव है तो हम हर 5 साल हम करवाते हैं। ये प्रोटोकॉल 65 ईयर्स तक फॉलो होता है। 65 के ऊपर कैंसर सर्विक्स का टेस्ट नहीं करना चाहिए नॉर्मली, प्रोटोकॉल में ऐसा बोला गया है। कौन से पेशेंट्स में, कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ये बार बार करवाना चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कौन से पेशेंट कैंसर सर्विक्स के लिए हाई रिस्क, ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? राइट। ऐसे जैसे आपका ये जो सवाल है कि किनको बार बार पैप्समियर करवाना चाहिए, तो उसके लिए इसमें क्या होना है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है और क्या सिम्टम्स है उनके, उस पर हम आएंगे। तो जैसे ख़ास तौर से जैसे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, किसी को एड्स है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी बॉडी, जिनको बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उनको बार बार कराना चाहिए। जिन महिलाओं की, औरतों की जो प्रीवियस पैप्समियर की रिपोर्ट है, अगर उनमें कुछ लीजन्स है, पॉजिटिव आ रहा है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, रिपोर्ट इनसफिशेंट है या रिपोर्ट में इन्फेक्शंस है या रिपोर्ट बराबर नहीं आई है, तो हमको उनको फिर से थोड़े समय के बाद हम उसको रिपीट करवाते हैं। कई बार हमारा जो चेकअप्स होते हैं, खास तौर से पर स्पेक्युलम चेकअप, जिसमें हम सर्विक्स को डायरेक्ट लाइट में हम खुद देखते हैं, और अगर उसमें सर्वाइकल इरोजन्स है, सर्विक्स अगर हाइपरट्रॉफीड है या ये सब चीज़ें हैं, और हमारे जो विया और विली टेस्ट हमारे होते हैं, अगर उसमें सस्पिशियस एरियाज हैं तो हम उनको बार बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द केस हम उनको गाइड करते हैं। कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, और वो यूजुअली जब तक हमको पता चलता है, पेशेंट यूजुअली लेट सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में होता है। अगर लेट सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पेशेंट पहुंच गया तो उसका सर्जरी करके हम लोग इलाज नहीं कर सकते, खाली पैलिएटिव रेडियोथेरेपी ही दे सकते हैं या फिर कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अगर उसको जड़ से निकालना है तो हमको उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना पड़ेगा या कैंसर होने के पहले पकड़ना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर विद पैप्समियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि पैप्समियर कैसे करते हैं जी, क्या इसमें दर्द होगा, हाँ। क्या इसको में कोई सर्जरी करेंगे, क्या इसमें एनेस्थेसिया देंगे, कितना टाइम लगेगा, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताओ। जी, जो पेप्समियर टेस्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्मली जो फीमेल को जिस तरह से एग्जामिनेशन टेबल पे रूटीन में चेक करते हैं, हमारी लिथोटमी पोजीशन होती है या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जो पोजीशन होती है उसमें हम लिटाते हैं। एक प्रॉपर लाइट के अंदर हम लोग स्पेक्युलम इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए यही बात मैं वापस बताऊंगी कि ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है और ये वेजाइना का पार्ट है।
तो ये पार्ट पे हम स्पेकुलम इंट्रोड्यूस करके वेजाइना को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और वहाँ से हम इंस्पेक्शन करते हैं लाइट के अंदर, और यहाँ से बच्चेदानी के मुंह से हम ब्रश से उसके सेल्स लेके स्लाइड बना के लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो टोटली आपने जो 4-5 सवाल है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें टोटली 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, इसमें कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है और इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली पीरियड बंद होने के बाद, नॉर्मली हम लोग पीरियड बंद होने के 4 से 5 दिन बाद लगभग 8वें-9वें दिन हम इसको करना हमारा प्रेफरेंस रहता है। कोई भी फीमेल को हमको ये पेप स्मीयर एडवाइस करना है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या 4-5 चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए पेप स्मीयर टेस्ट कराने से पहले? पेप स्मीयर टेस्ट अगर हमको कराना है तो महिला को, जैसे हमारे यहाँ रूटीन में कोई भी 35+ या 30+ महिलाएं आती हैं तो हम उनको पेप स्मीयर टेस्ट का नॉलेज देते हैं और हमको ये भी बताते हैं कि वो कब कराने आ सकते हैं। तो जैसा पहला पॉइंट है कि पीरियड बंद होना चाहिए, पीरियड बंद होने के 4 से 5 दिन, 8वें-9वें दिन के आसपास हम उसको यूजुअली प्लान करते हैं। उनको उस समय कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं, लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के टाइम पर हम पेप स्मीयर करना अवॉइड करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हाँ हैं पेप स्मीयर करने से पहले। जी। अच्छा ये बताओ, पेप स्मीयर हमने कर लिया तो उसके रिजल्ट्स हमको कितनी देर में मिलते हैं? रिजल्ट्स कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट 3 to 4 डेज के अंदर आ जाते हैं और उसमें हमको रिपोर्ट में अलग अलग तरह की रिपोर्ट मिलती है। कैसे रिपोर्ट आती है पेप स्मीयर की? जी अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स बताएं। जी रिपोर्ट में क्या होता है कि इस लाइक इंट्रा एपिथेलियल लीजन, वो हमको प्री कैंसरस और उस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है और इसमें लिसिल SLSIL लो आप थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। पेप स्मीयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड बेथेट्सा क्लासिफिकेशन से आती है। 5 प्रकार की रिपोर्ट्स आती है। एक NILM होता है, नेगेटिव फॉर इंट्रा एपिथेलियल लीजन एंड मैलिग्नेंसी। एक होता है एस्कस, एक होता है एगस, एक होता है HSIL और एक होता है LSIL। अलग अलग प्रकार की सिवियरिटी के अलग अलग केसेस होते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में हमको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें जब आती हैं, अनलेस हमारी रिपोर्ट में NILM लिखा है नेगेटिव फॉर इंट्रा एपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी, तब तक हम उस पेप स्मीयर को नॉर्मल नहीं मानते और आगे हमको फॉलोअप और वो सब करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अनसेटिस्फैक्ट्री पेप स्मीयर रिपोर्ट अगर लिखा हुआ आता है उसका मतलब क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि उनको एडिक्वेट सेल्स नहीं मिले हैं स्टडी करने के लिए। अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और ख़ासतौर से जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं और लाइक एल्डरली फीमेल्स हैं तो उनमें ये रिपोर्ट्स थोड़ी कॉमन रहती है क्योंकि उनको वेजाइनल ड्राइनेस, सर्वाइकल सिक्रीशंस और ये सब उनके ड्राई होने लगते हैं। तो अगर अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है तो थोड़े समय के बाद हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं और साथ में हम हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं कि उनका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन अगर नॉर्मल है और कोई मेजर तकलीफ नहीं है तो हम उनको काउंसिल कर देते हैं और फिर बाद में हम उसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने अहमदाबाद के कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम किया था। अनसेटिस्फैक्ट्री पेप स्मीयर का मतलब है कि आपके सेल्स एडिक्वेट नहीं हैं। अभी ये पेप स्मीयर जो होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के प्रिंसिपल पे काम करता है। बॉडी में जब भी कहीं से सेल्स गिरते हैं या फिर हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर ओरल कैंसर होता है तो हम लोग माउथ का ब्रश चीक पे से लेते हैं, वो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है। वहाँ से सेल्स गिरते हैं और फिर हम लोग उसको कलेक्ट करके स्लाइड पे लेते हैं। अगर वो सेल्स एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है तो अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। पेप स्मीयर में हम लोग 2 टाइप के सेल्स कलेक्ट करते हैं। एक हम लोग साइटो ब्रश होता है जो सर्विक्स के अंदर 360 डिग्री करके रोटेट करके लेते हैं और दूसरा होता है स्पैचुला जो एक्टो सर्विक्स बाहर के सर्विक्स से कलेक्ट करके लेते हैं। अगर उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, अगर उसको सर्वाइकल ग्रोथ अंदर से कुछ है या फिर अगर उसमें सेल्स की क्वांटिटी कम आई तो अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। और अगर ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट पेप स्मीयर लेता है तो अनसेटिस्फैक्ट्री स्मीयर्स आने के चांसेस कम हैं। अगर कोई अनट्रेंड स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ या लोग लेते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, नेगेटिव पेप टेस्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव पेप टेस्ट का मतलब है कि उनके सेल्स एकदम नॉर्मल है और अभी राइट नाउ उनको कोई भी इंट्रा एपिथेलियल लीजन नहीं है और वो रूटीन पेप स्मीयर के प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलोअप में रह सकते हैं। अच्छा, किसी को एबनॉर्मल पेप टेस्ट आया है तो उसको किस हिसाब से हम लोग फॉलोअप बोलेंगे? जैसे आपने इतने सारे अभी टाइप्स बताए, एस्कस, एगस, लो सिल, हाई सिल, तो उस हिसाब से हम फॉलोअप में जाते हैं। बट अगर उनके सिम्टम्स क्या है और उसको हम आगे कंफर्म करना चाहते हैं, एक्चुअली कंफर्म करने के लिए हमारा एक दूसरा प्रोसीजर होता है। अगर इस तरह के रिपोर्ट्स अगर उसमें है कि सस्पिशियस सेल्स है तो हम उसको फर्दर कंफर्म करते हैं और उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट होता है कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जो हम वही लिथोटमी पोजीशन में ही पेशेंट को अंडर लाइट एग्जामिन करते हैं और वहाँ पे हम सस्पिशियस एरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारा ये VIA टेस्ट और विली टेस्ट होता है। VIA टेस्ट का मतलब VIA विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड और विली टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ लोगोल्स आयोडीन। तो ये जब हम ड्रॉपर से या कोई हमारे जो स्वैब से हम उसको वहाँ पे सर्विक्स पर लगाते हैं तो वहाँ पे हमको सस्पिशियस एरिया से कलर चेंज से हम उसको पकड़ पाते हैं। और कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सीज मतलब वहाँ से एक टुकड़ा और पीस का सस्पिशियस एरिया का पीस हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कोल्पोस्कोप एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम लोग उसको सर्विक्स पे स्पेसिफिक फोकस करते हैं तो हमको 15 to 20 टाइम्स मैग्नीफिकेशन ऑफ स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन बताता है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। और वहाँ पर से हम लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया आ सकता है, क्योंकि कैंसर सर्विस की शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही होती है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि एबनॉर्मल पैप टेस्ट का मतलब है कि किसी को कैंसर सर्विक्स ही है? बिल्कुल भी नहीं। एबनॉर्मल जैसे हमने बताया कि कैंसर होने के लिए हमारे पास 8 से 10 साल का लेटेंट पीरियड है और ये लेटेंट पीरियड हम स्क्रीनिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। पैप स्मीयर में अगर बिल्कुल ही रिपोर्ट नॉर्मल है तो जैसे रूटीन प्रोटोकॉल है एवरी 3 to 5 ईयर्स हम उसको करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को सस्पिशियस है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैंसर है। उनको अर्ली जो होता है हमारा जो इंट्रा एपिथेलियल लीजन की हम बात कर रहे हैं वो अगर उस कैटेगरी में है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बट उनको कैंसर नहीं है, जैसे आपने बताया था प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट स्टेज में वो है। अच्छा, ये पैप स्मीयर का कुछ एडवांस वर्जन भी कुछ मार्केट में आया है, कुछ बेटर वर्जन? जी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करके हम बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। दैट इज अ एडवांस वर्जन, बट एडवांस वर्जन के साथ कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया, पैप स्मीयर में हम लोग ब्रश और स्पैचुला से कलेक्ट करके सैंपल को स्लाइड पे स्मीयर करते हैं। राइट। LBC में क्या करते हैं, वही इस ब्रश और स्पैचुला से कलेक्ट करके LBC का एक लिक्विड मीडियम होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का, उसमें हम लोग वो डाल देते हैं और वो सेल्स ऑटोमेटिक उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो उस लिक्विड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के जो सेल्स हैं वो नीचे ग्रेविटेट करते हैं और उसको बाद में वो कॉन्सनट्रेटेड सेल्स का एक स्मीयर बनाते हैं ताकि ज़्यादा सेल्स हमको मिल सके। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी कन्वेंशनल पैप स्मीयर से बेटर होती है। हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ता है, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा ये बेटर होता है। अच्छा, ये बताओ कि पैप स्मीयर के लिए एडमिट होना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया ये OPD प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। आप आराम से अपने जॉब पे और अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं और कुछ भी डरने की बात नहीं है। नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, OPD प्रोसीजर है। अच्छा, कोई अगर वर्जिन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, उसको भी पैप स्मीयर की ज़रूरत है? आइडियली यस। टेक्निकली और प्रैक्टिकली नो, पर आइडियली यस। इसका मतलब क्योंकि HPV इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, लेकिन कन्वेंशनल सेक्स के अलावा अगर ओरल या एनल सेक्स भी होता है तो भी HPV इन्फेक्शन फैल सकता है। और अगर एनल और ओरल सेक्स होगा तो टेक्निकली फीमेल वर्जिन ही रहेगी। इसलिए टेक्निकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली नो। वर्जिन फीमेल्स में यूजुअली हम लोग एडवाइस नहीं करते, लेकिन करवाएं तो बेहतर है। अच्छा, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को खाली पैप स्मीयर की ज़रूरत पड़ती है? खाली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उन्हीं को पैप स्मीयर की ज़रूरत पड़ती है? आपने अभी उसका जवाब दिया। अगर किसी का हिस्टेरेक्टोमी हो गया है, बच्चेदानी निकाल दी है, उसको पैप स्मीयर जरूरत है? यस। इसका मैं जवाब दूंगी कि जिन महिलाएं औरतें जिन्होंने अपना हिस्टेरेक्टोमी करवा दिया है, मतलब उन्होंने बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करवा दिया है, तो इसमें 2 पहलू है कि अगर उनकी बायोप्सी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है और सर्जरी जो हुई है उसमें कंप्लीट सर्विक्स का अगर रिमूवल है तो वो अपना पैप स्मीयर करवाना स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर है ना उनकी बायोप्सीज अगर एबनॉर्मल है तो हमको अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज उनको भी स्क्रीनिंग में रखना चाहिए। कोई अगर पीरियड्स में है, किसी को ब्लीडिंग चालू है, तो उसको पैप स्मीयर कर सकते हैं? नॉर्मली तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग हो सकती है, सर्वाइकल इरोजन के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, सर्वाइकल ग्रोथ के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमको वो टाइम पे पैप स्मीयर करना चाहिए। लेकिन अगेन आपके गायनेक को बात करके वो आपका एग्जामिन करे, उसके बाद ही करना चाहिए। पैप स्मीयर कितना रिलायबल है, एफिकेसी कितनी है, सेंसिटिविटी, पैप स्मीयर बहुत ही सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमारी बड़ी बीमारी कैंसर सर्विक्स जो भारत में 2nd नंबर पे महिलाओं में डिजीज कर रहा है, तो इट इज़
उसका अगर 85% 90% कितना भी सेंसिटिविटी है, ये हमारे पास एक हथियार है महिलाओं को बीमारी से बचाने का। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत वंडरफुल टेस्ट है और हम सबको इसकी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सर्वाइकल कैंसर आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है, फैमिलीज में रन करता है? फैमिलीज में रन नहीं करता है, लेकिन अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉन्टैक्ट से फैल रहा है तो वो होगा। सर्विक्स कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा होने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वैक्सीन है हमारे पास, और बाकी और भी चीज़ें होती है लाइक हाइजीन होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, हस्बैंड के भी मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनसे उन महिलाओं में होगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब अपना ओवरऑल अच्छा ख्याल रखिए, डाइट अच्छी लीजिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे WHO ने पोलियो और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट ऑलमोस्ट कर दिया है, वैसे ही अभी कैंसर सर्विक्स को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम बनाया है 2050 तक। उसका प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन है और सेकेंडरी प्रिवेंशन पेप्समियर है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब लोग साथ मिल के काम करेंगे तो कैंसर सर्विक्स को हम लोग होने से मिटा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, कैंसर सर्विक्स से लोग मरते कैसे हैं फीमेल्स? हाउ डू फीमेल्स डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर? जी, कैंसर सर्विक्स में क्या होता है कि उनके जो लक्षण होते हैं वो बाद में जब उनकी ग्रोथ हो जाती है। अभी पेप्समियर टेस्ट में हमने देखा हम सिर्फ सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सालों साल तक अगर उन्होंने अपना डिलीवरी के बाद चेकअप ही नहीं कराया, डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, अपना पेप्समियर नहीं करवाया है, तो वो नीचे ग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होने लगता है और उसके बाद उनको उसके लक्षण आने लग जाते हैं कि गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, संभोग के बाद अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है, और ख़ास तौर से फाउल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब चीज़ों से जब वो हमारे पास आती है और हमको अगर ग्रोथ का गुच्छा या मास दिख रहा है तो वो लेट स्टेज हो जाती है। और मोस्ट कॉमन उसका कॉज ऑफ डेथ है यूरीमिया और रीनल फेलियर। कैंसर सर्विक्स लैटरली स्प्रेड करता है, ऊपर और नीचे से ज़्यादा लैटरली स्प्रेड करता है। सर्विक्स के लैटरली यूरेटर होता है और वो यूरेटर को जब वो ग्रोथ एनकेज कर लेती है तो यूरेटर ब्लॉक हो जाता है। उसके कारण किडनी से यूरिन नहीं आने लगता है, पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में यूरेमिया बोलते हैं। स्लो साइलेंट डेथ होती है और वो यूजुअली स्टेज 3 स्टेज 4 में होती है। अच्छा, ये बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैक्सीन तो हमने ले लिया, अब हम क्यों पेप्समियर कर रहे हैं? वही, ये तो बहुत, हमने हमारी एक पूरी वीडियो बना रखी है कि पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन और पेप्समियर के ऊपर। और यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि वैक्सीन सिर्फ हमको डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता है। इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम करेगा, और अगर वह इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है और हमने उसके अगेंस्ट वैक्सीन ले रखी है तो वो इन्फेक्शन को जल्दी से क्लियर करेगा। तो वैक्सीन लेने के बाद हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल रही है और इन द एंड डिजीज से भी मिल रही है। क्या कैंसर सर्विक्स किसी फीमेल की माँ बनने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि उनका जो सर्विक्स है वो एक बच्चेदानी का वो एक मेजर पार्ट है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, तो डेफिनेटली करता है। डिपेंड करता है कौन से स्टेज पे है। अगर अर्ली स्टेज प्री मैलिग्नेंट लीजन हो तो वो माँ बन सकती हैं, लेकिन अगर लेट स्टेज हो, सेकेंड या थर्ड स्टेज में, उसके बाद वो माँ नहीं बन सकते। तो ये हमारी कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए वीडियो थी। पेप्समियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पेप्समियर की वीडियो के बारे में कैरी होम मैसेजेस अपना आपको बताएंगे। क्या कैरी होम मैसेज हमारे दर्शक लेके जाएं पेप्समियर के बारे में? सबसे पहले तो फीमेल्स में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि पेप्समियर एक सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम कैंसर सर्विक्स को अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसलिए जागरूकता है कि हर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को अपना पेप्समियर कराना चाहिए। हर 3-3 साल पे कराना चाहिए, 65 इयर्स की एज तक कराना चाहिए। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपना पेप्समियर करवाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अंत में यही कहूँगा, हर एक फीमेल को पेप्समियर कराना चाहिए। उसकी हिस्टेक्टोमी हो गई हो तो भी, HPV वैक्सीन ले ली हो तो भी, अगर सेक्सुअली अभी एक्टिव नहीं है तो भी, अगर मेनोपॉजल है तो भी, और अगर सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है तो भी। लबोलवाब है कि हर एक फीमेल को रेगुलर पेप्समियर कराना चाहिए। अगर लास्ट पेप्समियर को 3 साल हो गए हैं तो प्लीज़ अपने गायनेक को मिल के सामने से जाके उसको बोलें कि हमको पेप्समियर करवाना है। और पेप्समियर एक अकेला हथियार है जो हमारे कैंसर को अर्ली डायग्नोस करके और उसको एडवांस स्टेज में जाने से बचा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते।